बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज के शो में हमने बात करनी है हुकूमत और कलदम TLP के जो मुज़ाकरात हैं, कुछ मज़ीद इस पर बात की जाएगी। मुफ्ती मुनीब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। GT रोड की क्या सूरत हाल है वो भी जानेंगे। और इसके अलावा जो पुलिस के शोहदा हैं इस सारी लड़ाई के दौरान, जो पुलिस के जो अहलकार जवान जो शहीद हुए, उनके हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, इसके हवाले से भी आज कुछ मज़ीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन शामी साहब, सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात की है। फवाद चौधरी साहब ने ब्रीफिंग दी है और इसके बाद महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि हर इजलास में रीजनल महंगाई के हवाले से बात की जाएगी, यानी कि एक चीज़ की कीमत भारत में क्या है, पाकिस्तान में क्या है। ये बयानिया क्या आपको लगता है कि आवाम में मकबूल हो रहा है, या आवाम इस बयानिए को, ये बिक रहा है आवाम में बयानिया, ये वाला कबूल करेगी इस बयानिए को? ये तो अवाम जो है, अगर आप गली में चले जाएं, दुकान पे चले जाएं, सड़क में चले जाएं, घर में किसी जगह चले जाएं, एक ही बात है ज़ुबान पर, महंगाई महंगाई महंगाई। और ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो सबसे सस्ता मुल्क है, तो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की इनकम क्या है साउथ एशिया में, पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल। यानी किसी मुल्क की जब मजमूई आमदनी उसकी आबादी पर तकसीम करते हैं आप, बिल्कुल, तो उसको पर कैपिटा इनकम, एक फर्द की इनकम कितनी है, पाकिस्तान की सबसे कम है। बिल्कुल। भूटान से, मालदीव से, इंडिया से, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान की जो आमदन है वो कम है पर कैपिटा। पाकिस्तान गुज़श्ता चंद साल में गरीब हुआ है, गरीब तर हुआ है। और देखिए, एक तो हमारी शर नमू इफेक्ट हुई, 5.5%, 6.25% पे जा रहे थे और तवक्को थी कि 7%, 8% पे जाएंगे। बिल्कुल। तो आप वो नेगेटिव पे आ गए, फिर 1 पे आ गए, फिर 2 पे आ, और उसकी वजह से जब आमदन कम होगी तो पर कैपिटा कम हो जाए। बिल्कुल। फिर आबादी जो हमारे यहाँ बड़ी है उसने भी हमारी गुर्बत में इजाफा कर दिया। बिल्कुल। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में तनाज़ा हुआ और बांग्लादेश बना है 1972 में, 71 में, तो उस वक़्त बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। आज वो 5-6 करोड़ कम है। तो पाकिस्तान की आमदन फी कस दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम है। बिल्कुल, $1600 से भी कम है हमारे। पाकिस्तान का कर्ज जो है वो भी फी कस इंडिया के मुकाबले में और बांग्लादेश के मुकाबले में ज्यादा है। बिल्कुल। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी ज्यादा है। पाकिस्तान को अपना रोजमर्रा के अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ता है, फिर कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, उस पर सूद भी देना पड़ता है। अभी तो हमने बड़ा जश्न मनाया है ना, हमारे सऊदी जो प्यारे भाईजान हमारे सऊदी अरब वाले हैं, उन्होंने हमें $4 अरब के करीब यानी ज़र ताउन अदा किया है। कुछ हमारे हिसाब में रहेगा अकाउंट में, उस पर 3% हम इंटरेस्ट अदा करेंगे, और कुछ ये है कि हम एडवांस, हमें तेल मिल जाएगा, बाद में पेमेंट करेंगे। तो आप देखिए डॉलर जो है 2-3 रुपए सस्ता हो गया है। आर्जी हुआ है लेकिन सस्ता हुआ। बिल्कुल। इससे आप अंदाजा लगा लें हमारी आमदन में, हमारे खर्चे में कितना गैप है। बिल्कुल। तो ये सारे काम जो है, ये पूरी कौम को सर जोड़ के, लड़ भिड़ के नहीं, एक दूसरे को गाली दे के नहीं, एक दूसरे की टांग खींच के नहीं, बिल्कुल मिलजुल कर दुरुस्त करने होंगे। अब जब वज़ीर-ए-आज़म बनता है ना किसी मुल्क का, वो फिर किसी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहता, फिर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होता है। सब उसकी नज़र में यकसा होते हैं। बिल्कुल। और मुकदमे और मामले ये अदालतों पे छोड़ देते हैं और लोगों के साथ मिल के प्यार से, मोहब्बत से, ताउन लेकर गाड़ी को आगे चलाते। बिल्कुल। मगर हमारे यहाँ इंतखाबी मुहिम जो है उसका लहजा खत्म ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। एक लड़ाई है, मार कुटाई है, दींगा मुश्ती है, एक दूसरे के लत्ते लेने की आदत है, और बाकायदा हौसला अफजाई हो रही है। बिल्कुल। सरकारी तौर पर उसकी। बिल्कुल। तर्जमान बैठे हुए हैं
जो ज्यादा गाली देने की सलाहियत रखता है उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती होगी मेरा ख्याल, और कई लोगों को नौकरियां भी मिल जाती है। इसलिए ये भी आप देखें कि आपकी आमदन कितनी है, आपका डॉलर जो है और रुपये ताल्लुक कितना है, कितने रुपए में कितने डॉलर मिलते हैं, रुपए की कदर कितनी है। बिल्कुल। और फिर आप मवाजना करें। ये मवाजना इस तरह करते आप अच्छा नहीं लगते। बिल्कुल। और खुद आप जब अपोजिशन में थे, जो आप कहते रहे हैं, अगर वही दोबारा सुनते रहे तो इस तरह की बातें करने का हौसला नहीं। हम ये कह सकते हैं खान साहब को कौम भी नाशुक्री मिली, कोई बैद नहीं कि कोई वजीर या मुशीर आके कल को ये बयान भी दे दे। बिल्कुल दे सकते हैं ना। खान साहब को अपने ही बयानात और उनके रफ़ा सारे अपनी बातें सुनते रहे और उन्हीं पर सर धुनते रहे, तो जबान मेरा कब बंद हो जाएगी। ठीक है। कल वज़ीर आज़म का कौम से खिताब का इम्कान भी है, और महंगाई के हवाले से, अगर महंगाई के हवाले से वो कहते हैं टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। देखिए महंगाई एक चुटकी बजाने में तो ख़त्म नहीं होगी। खिताब से भी इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? रिलीफ चाहिए आवाम को, तो अमली रिलीफ। अब देखें क्या वज़ीर आज़म क्या ऐलान करते हैं। ठीक है। कुछ हमें अपने अखराजात भी कम करने चाहिए। ठीक है। कुछ कनात पर भी जोर देना चाहिए। ठीक है। जब हम लड़कपन में थे 2 वक्त का खाना खाते थे, एक नाश्ता और एक खाना। अली मिन गंडापुर साहब ने भी कहा कि रोटी काम करते हैं, शाम का नहीं, उन्होंने तो जो भी कहा है, लेकिन खाने 2 खाते थे। ठीक। और आजकल तो इतनी फजूल खर्ची है, तो जो लोग अहले सरवत हैं वो अपनी फजूल खर्ची भी कम कर दें। बिल्कुल। ठीक है सर, अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, और हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से भी जो कोई सवालात हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। शामिर साहब कहिएगा, फात बशीर से भी जानेंगे हम कि क्या सूरत हाल है GT रोड की, लेकिन ये मुज़ाकरात जो माजी के मुज़ाकरात हैं उससे किस तरह मुख्तलिफ आप देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को? क्या फ़र्क होगा और क्या इस बार अमल दरामद किया जाएगा? तमाम फरीक एक पेज पर रहेंगे। कि ये है कि इस वक्त पहले मुज़ाकरात होते रहे हैं तहरीक लब्बैक के दरमियान और वज़ीरों के दरमियान, ठीक, और हुकूमत के दरमियान। अब जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें उलमा की एक बड़ी कसीर तादाद जो थी वो उसमें शरीक हुई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक तरीके से उसको लीड कर रहे थे, और उन्होंने उसकी ज़मानत भी दी है कि भाई उन बच्चों की हम ज़मानत देते हैं कि वो उनके आइंदा के रवैये के बारे में। तो फिर दूसरी बात ये, फिर खुल्लम खुल्ला हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी इन्वॉल्व हुए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा खबर छपी हैं, यानी करीम डैडी साहब जो हैं उनके साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, हमारे मौलाना बशीर साहब मौजूद हैं, सैलानी ट्रस्ट वाले। तो अब ये मतलब उनकी बरकत भी इसमें पड़ी है, उनकी एफर्ट भी पड़ी है। तो मेरा ख्याल इस लिहाज से ये मुज़ाकरात जो हैं पहले से मुख्तलिफ होंगे कि इस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बराह रास्त इसमें शिरकत की है, और दूसरा ये है कि उलमा जो हैं वो जमा हुए हैं और उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक किस्म की ज़मानत दी है। तो वो तो उम्मीद ये है कि हुकूमत भी अपने अल्फाज की पासदारी करेगी और जो उलमा ने जो बातें की हैं वो भी उस पर पहरा देंगे। ठीक है। तो ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है। ठीक है। और GT रोड की सारी सूरत हाल मैंने देखा कि बंद रही, आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। फात बशीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, वो हमें बताएंगे कि GT रोड पे अभी क्या सूरत हाल है और कब तक इसे बहाल कर दिया जाएगा। जी फात। आज देखिए कलअदम TLP के मुजाहिरीन गुज़िश्ता 5 रोज़ से वज़ीराबाद में डेरे डाले हुए हैं। जुम्मे वाले दिन ये मुजाहिरीन गुजरांवाला से जब इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए तो जुम्मे की रात को वज़ीराबाद पहुंचकर इन्होंने वज़ीराबाद शहर के अंदर अल्लाह चौक के करीब जो है वो सड़क पर ही जो है वो डेरे डाल लिए, और 3 दिन तक ये लोग वही सड़क पर बैठे रहे। जब हुकूमत के इस कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात हुए तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान रात गए जो है वो वज़ीराबाद पहुँचे, मुजाहिरीन से उन्होंने जो है वो बात की, उन्हें मुज़ाकरात के बारे आगाह किया, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ ये मुजाहिरीन इसी चौक से मुल्हिका एक ग्राउंड में जाकर जो है वो
बैठ गए हैं और 2 रोज़ से इसी ग्राउंड में मौजूद हैं। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि जब तक साद रिजवी को रिहा नहीं किया जाएगा ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। इस ग्राउंड को जो है वो इन मुजाहिरीन के डंडा बरदार जो अफराद हैं उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ है। किसी को जो है वो इस ग्राउंड के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। सिर्फ कलअदम TLP के जो अफराद हैं वही इस ग्राउंड के अंदर, उनकी शनाख्त के बाद उन्हें इस ग्राउंड में जाने दिया जा रहा है। ग्राउंड के अंदर इन्होंने खैमे लगाए हुए हैं जहां पर ये बैठे हुए हैं। इसके अलावा इसी ग्राउंड में इन मुजाहिरीन के लिए इनके जो हमायती अफराद हैं उनकी जानब से खाने का भी ख़ास एहतमाम किया जा रहा है। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना हो तो वाफर मिकदार में यहाँ पर वो मज़दा गाड़ियों में पकी पकाई जो देगे हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा लोडर रिक्शों के ऊपर बिरयानी के डब्बे, नाश्ते के वक्त भी इनके लिए खासे जो है वो खानों का जो है इनके लिए एहतमाम यहाँ पर किया गया है। अगर यहाँ पर मौजूद अफराद अगर वाशरूम अगर इन लोगों ने इस्तेमाल करना हो तो बिल्कुल इसी ग्राउंड के सामने एक मस्जिद है उसका जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीराबाद शहर के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक जो है वो बहाल हो गई है। तलीमी अदारे जो हैं वो खुल गए हैं। मार्केटें, बाज़ार, शॉपिंग प्लाजे और सब्ज़ी मंडी जो 4 रोज़ से बंद थी वो भी अब खुल गई है। वज़ीराबाद से सियालकोट और गुजरांवाला आने जाने के लिए ट्रैफिक बहाल है। ट्रेन सर्विस भी जो है आज 5 दिन के बाद जो है वो बहाल हो गई है। ताहम वज़ीराबाद से गुजरात और इस्लामाबाद जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बंद हैं क्योंकि चनाब पुल के ऊपर रखे गए कंटेनर्स अभी तक नहीं उठाए जा सके। इसी तरह टोल प्लाजा से कबल जो खंदक खोदी गई थी उसे जो है वो अभी तक भरा नहीं जा सका। रास्ते बंद होने के बायस जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, डंपर्स हैं, कंटेनर्स जिनके अंदर शाय खोरोनोश, अद्वियात और दीगर जो रॉ मटीरियल उनके अंदर था वो वहीं मेन GT रोड के ऊपर फंसे हुए हैं। इसी तरह तामीराती मटेरियल जो है रेत, सीमेंट, बजरी उसके जो डंपर्स हैं और ट्रक हैं वो भी रास्ते में जो है वो फंसे हुए हैं जिसके बायस इन ट्रक के जो ड्राइवर्स हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता 13 रोज़ से वो लोग मेन शाहराह पर बैठे हुए हैं। हुकूमत की जानब से ये ऐलान किया गया था कि मुज़ाकरात के बाद जो शाहराहें हैं उन्हें खोल दिया जाएगा लेकिन मेन GT रोड जो है वो अभी तक बंद है। इंटरनेट सर्विस जो है वो भी वज़ीराबाद में ये बंद है जिसके बायस जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर ऑनलाइन स्टडी जो करते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अलबत्ता वज़ीराबाद से सियालकोट, गुजरांवाला आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल है। सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए भी जो है वो पब्लिक रास्ते जो है वो खुले हुए हैं। शहर के अंदर जो है वज़ीराबाद शहर के अंदर थाना सिटी और थाना सदर वो बिल्कुल यहाँ पर बंद है। DSP का दफ्तर है वो भी बंद है। असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है वज़ीराबाद में उसको भी जो है वो बंद किया हुआ है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है और वज़ीराबाद से गुजरांवाला, सियालकोट आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। जी ठीक है फ़ाद बशीर, आप हमें आगाह करें सारी डिटेल्स के साथ। शामिल साहब बड़ी डिटेल इन्होंने हमारे साथ शेयर कर दी। इनकी रिपोर्ट तो हमने सुन ली है जी। तो एक तो अब जो भी खलल है नक्लो हरकत में वो एहतियाती तदाबीर करने वालों की वजह से है। बिल्कुल, यानी जो कंटेनर रखे हुए हैं वो भी हुकूमत ने उनको हटाना है और जो खंदकें खोदी हैं उनको भी हुकूमत को उसे पुर करना है। और ये भी है कि खाने पीने की वाफर मिकदार जो है वो आ रही है। और फिर ये जो कि एक मस्जिद का बैतुल खला इस्तेमाल हो रहा है, इतने अगर सैकड़ों यानी हज़ारों लोग हैं तो एक मस्जिद में वो कैसे संभाल रहे होंगे। बिल्कुल, बड़ा दूसरी मस्जिदें भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। बिल्कुल, या कुछ वहाँ गड्ढे खोद लिए होंगे उन्होंने, टेम्परेरी बैतुल खला बना लिए होंगे। बिल्कुल, तो ये तो जब वहाँ से रुखसत होंगे तो मालूम होगा कि किस तरह का ताफुन जो है फैलेगा। जो पर इस वक्त जो शुरका हैं उस तहरीक लब्बैक के मार्च के वो अपने रास्ते से हट गए हैं, अपनी डगर से हट गए हैं। उनकी तरफ से अब कोई खलल नहीं डाला जा रहा है। अब इंतज़ामिया को चाहिए कि वो भी पर समेट ले ताकि जो लोगों को सहूलत हो, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि अब दोबारा कोई फौरी एहतजाज शुरू हो जाएगा। इसलिए जो गड्ढे खोदे हुए दूसरों के लिए अब इससे पहले कि आप उसमें खुद गिर पड़े तो ठीक है आप उनको पुर कर दें। ठीक है, मुफ्ती मुनीब रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मुफ्ती साहब, एक तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आपकी मसाई जो हैं वो बाबरकत साबित हुई और बहुत एक मामला तय पा गया। लेकिन आपने हर चीज़ खुफिया रखी है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा
इसकी क्या ज़रूरत थी? कोई बचा बचा के, छुपा छुपा के, कौन सी बात है जो आपने उसको समझा है कि ये सिगाए राज में रहनी चाहिए, इसके मरसरे आम आने से कोई नुकसान हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहिब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल उसने हमारे वतन अजीज़ को एक ऐसे फसाद और खून खराबे से बचा लिया कि जिसके नुकसानात का और जिसके अवाक़िब बहुत ख़तरनाक होते। उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और या मकबूल जान का, समी इब्राहिम का और मैन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जिन्होंने मुतवाज़िन बातें की और जिन्होंने हक बात के पलड़े में अपना वजन डाला। मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। फिर मुल्क के अंदर और बाहर करोड़ों की तादाद में मर्द, औरतें, बच्चे हमारे साथ शरीक थे इसमें, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन कुव्वतों ने ये फैसला करने में मदद दी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा आप टाइम दें तो हमारे और आपके जो मुश्तरका लिबरल दोस्त हैं उनको जो परेशानी है, दुख है, कर्ब है, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि इन लम्हात को पाकिस्तान की आफियत और पाकिस्तान की सलामती के लिए बर्दाश्त कर लें। ये चंद दिन कर्ब के आपके गुजर जाएंगे, लेकिन पूरे मुल्क और कौम और दीन के लिए ये आफियत के पैगंबर साबित होंगे। मुफ्ती साहब, वो तो तलाश करते फिर रहे हैं कि आपने किया क्या है, जादू क्या दिखाया है और क्या चीज मनवा ली है और क्या चीज नहीं मनवाई है। सब अच्छी बातें मनवा ली गई हैं और आप मुझ पर यकीन करें। और आपने वजीर आजम पर क्या ऐसा तावीज उनको घोल के पिला दिया है कि वो आपकी बातें मानते चले गए हैं? सब उन वजीर आजम से भी ज्यादा मुश्किल काम वो जो फुल्ली चार्ज जो हमारे तहरीक लब्बैक के कारकुन थे उनको आमादा करना ये कोई आसान काम नहीं था। यकीन जानिए ये तोपों से नहीं हो सकता था। बिल्कुल ठीक। ये एतमाद से और मोहब्बत के रिश्ते की वजह से हुआ कि जब तक बाहमी एतमाद ना हो, लीडरशिप पर उन एतमाद ना हो, तो ये नताइज हासिल नहीं किए जा मुफ्ती साहब, वो तो आपकी शख्सियत जो है माशाल्लाह, उस पर लोगों को एतमाद भी है, आपकी मतानत पर, आपकी जहानत पर, आपकी इस्तकामत पर, तो लोग जो हैं बड़ा एतमाद रखते हैं और आपको महबूब रखते हैं, तो उसका तो असर होना ही था। लेकिन ये वजीर आजम जो हैं वो तो कुछ यानी हाथ नहीं रखने दे रहे थे। वो असल में जो उनके औकाब जी उनके औकाब जो थे उनके पर कुतर दिया आपने। हाँ, उनके औकाब जो थे वो असल में सारे खतरे का सबब बन रहे थे और अल्लाह तबारक व ताला ने उनको गैर मुअस्सिर करके पूरी उम्मत और मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के लिए एक अच्छे हालात के सूरत हाल पैदा फरमा दी। और वो जो मुफ्ती साहब, को ऐसी सूरत हो सकती है कि मुस्तकिल तौर पर आप कोई उनका बंदोबस्त कर दें? इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिन अच्छे होंगे और मैं इन हजरात को, मेरा कोई सियासी मिशन नहीं, कोई टारगेट नहीं, मुल्क की सलामती और दीन और मसलक का इनके साथ ताल्लुक है। ये दहशतगर्द नहीं, मुल्क के वफादार हैं और जो लोग इनको मीडिया पर बैठकर MKM और फलां से मुशाबहत देते हैं, मुझे ये साबित कर दे, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि इनका कोई डेथ स्क्वाड है, इनका कोई टार्चर सेल है, इनकी कोई भत्ताखोरी है, तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन क्या ये आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर शरन जायज है कि आप किसी सबूत के बगैर एक मोहब्बत रसूल से सरशार
पूरी कौम पर इल्ज़ाम लगाएं और इस तरह के फतवे लगाएं, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। शामी साहब, बाकी तो मीडिया में अब नौजवान लोग हैं, लेकिन हम और आप जो बूढ़े लोग हैं, हम जानते हैं कि जब 77 की तहरीक है, पब्लिक से टकराव होता है तो उसमें दोनों तरफ के नुकसान हो जाते हैं। पुलिस के जो जवान अपने फर्ज मनसबी को अदा करते हुए शहीद हुए, मैं उनके लिए भी मगफिरत और मुफ्ती साहब, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं, मैं डॉन की रिपोर्ट खास तौर पर, वो कहते हैं कि बाकायदा कलाशनकोव वाले और ऑटोमेटिक गने रखने वाले लोग मौजूद थे मुजाहिरीन के दौरान और उन्होंने फायरिंग की है। इसमें कोई सदाकत है? आपने कोई तहकीक की इसकी? समी इब्राहिम ने अपने प्रोग्राम में लाइव अपने नुमाइंदे को कहा कि क्या मंजर है, आप बताइए। तो उसने कहा कि किसी के पास गन, क्लाशनकोव, टीटी कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। तो इस तरह के जाली मफरूजों पर जो जमात लगाते हैं, और खासतौर पर हमारे इंग्लिश मीडिया में जो डॉन न्यूज की रिपोर्ट मुख्तलिफ है, उनकी चूंकि अप्रोच मुख्तलिफ है, वो नताइज मुख्तलिफ चाहते थे और अल्लाह ने उनके अज़ाइम के खिलाफ कौम को मुस्बत नताइज दे दिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि इस गम को बर्दाश्त करें और कौम के लिए, अच्छे दिनों के लिए हमारे साथ साथ चलें। अब मुफ्ती साहब, ये जो टीएलपी के लोग हैं ये बिल्कुल मुतमईन हैं, यकसू हैं और आपको यकीन है कि आइंदा जो है जो भी कदम वो उठाएंगे आपकी मुशावरत से उठाएंगे? आप देखें कि एक फकीर मिस्कीन आदमी हजारों की तादाद में इन लोगों से अपील करता है तो वो सड़क से उठकर साइड में चले जाते हैं, और जैसा प्रोसेस जो चल रहा है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये उस पार्क को भी खाली कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं चूंकि उधर से भी गारंटर मौजूद हैं और हमने भी ये जिम्मेदारी अल्लाह की रजा के लिए और पाकिस्तान की फलाह के लिए कबूल की है, इंशाअल्लाह ताला हम इस तमाम मामले की तकमील तक कदम ब कदम उनके साथ रहेंगे। तो आर्मी चीफ ने भी कोई यकीन दहानी कराई है, कोई ऐसी जमानत दी है? मुझे खुशी है कि आर्मी चीफ का जहन भी यही था कि जो मकसद ताकत के इस्तेमाल के बगैर हासिल किया जा सकता हो, उसके हुसूल के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, इससे बढ़कर कोई जहालत और नादानी नहीं हो सकती। और जो लोग रिट ऑफ द गवर्नमेंट की गर्दानें सुना रहे थे, तो मैं उनसे कहूंगा कि विजडम, लेगेसी एंड पेशेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज बेटर देन टू यूज द फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए उनको मेहरबानी करें कि अगर हिकमत से और तदब्बर से और फरासत से एक मंजिल सर हो सकती है, तो क्या किसी को बावले कुत्ते ने काटा है कि वो ताकत को इस्तेमाल करके और मुस्तकिल एक शर की बुनियाद रखे? तो मैं वज़ीर आज़म को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आखिरकार उन्होंने इस दानिश पर मबनी। मुफ्ती साहब, अब तो पीटीआई के कई लोग जो हैं, हमारे एजाज चौधरी साहब जो हैं, उनसे मंसूब हुई है ये बात, वो तो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन अलायंस हो सकता है टीएलपी से उनका, वो इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकर जाने को तैयार है उनके रिहाई के बाद। ये वो जाने और टीपीएल जाने, ये मेरे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। मेरे एजेंडे का हिस्सा जो है वो अमन है, आफियत है, सलामती है और टीपीएल का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क में सियासी अमल को जारी रखना है। तो कब तक रहा हो जाएंगे साद रिजवी साहब? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 10-12 दिन में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामिर साहब, बड़ी डिटेल डिस्कशन उनके साथ हो गया है, हिकमत, तदब्बुर, फिरासत की उन्होंने बात की कि हुकूमत को उससे काम करना चाहिए था और कर भी रही है हुकूमत, उससे काम कर रही है। तो क्या आप इस पर कंक्लूड करेंगे, क्या इस पर कमेंट करेंगे? क्या कंक्लूड करना है? मैं इस कंक्लूड कर दिया उन्होंने। ठीक, अब आपकी तसल्ली नहीं हुई? जो अगर मुफ्ती साहब से तसल्ली नहीं हुई तो मुझसे कैसे? पॉइंट जो है मुफ्ती साहब ने बात यह है कि अब जो तहरीक लब्बैक है उसके नौजवान वो भी बड़े सरफिरे हैं, जज्बाती हैं, उनको भी अपने आप को काबू रखना चाहिए, अपने बुजुर्गों से मुशावरत करनी चाहिए। जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब
इस वक्त मैदान में आए हैं, उन्होंने हालात को संभाला है और एक रुख मोड़ा है, तो बड़ा अच्छा यानी इकदाम किया बड़ा है। अच्छा इकदाम किया इसी और तरीके इसको सराहा भी जा रहा है। हुकूमत जो है अब असल में हर वजीर को हर मौके पर हर बात में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है। कोई वजीर आजम को चाहिए कि खुद भी कोई एहतियात करे और अपने वजीरों को भी कोई मौजूआत बांट दे। यहाँ पर एहतियात जो है भाई आपने फला साहब ने इस मसले पर बात करनी है। तो ये नहीं है कि आप बेहंगम और बेसुरे अल्फाज इस्तेमाल करें और हंगामा बर्पा कर दें। वजारत जो हुकूमत को ये बातें जेब नहीं देती हैं, इसलिए मुफ्ती साहब ने पहला काम तो ये किया ना, चंद वजीरों को आउट कर दिया। वजीर मजहबी अमूर जो है नूरुल्लाह कादरी साहब, उनका तो बड़ा दखल था ना। फिर वजीर दाखिला थे, उनका भी दखल था, उन सबको तो उन्होंने चुप करके बिठा दिया। ठीक है शामिर साहब, यहीं पे माजत आपको कता कलामी की माजत, ब्रेक की जानिब हमें पहले कह रहे हैं कि मुझे आपको इंक्लूड करें, नहीं फिर मुझे करने वो नहीं एक दे रहे। ब्रेक आ गई, ब्रेक की जानिब हमें बढ़ते हैं। ये गुफ्तगू तो सर पहले नहीं ख्याल था आपको ब्रेक आ रही है, ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी। अभी यहाँ पे वापस आते, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शामिर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो कलदम तंजीम का एहतजाज है, और उसके दौरान हमारे कुछ पुलिस के जो जवान हैं वो भी जामे शहादत नोश कर गए, और आज की खबर है कि हमारे एक पुलिस जवान है जिनकी लाश खेतों से बरामद हुई है, तशद्दुद करके उन्हें मारा गया है। इंतहाई अफसोसनाक ये जो खबर है, ये बेशुमार ज़ख्मी हुए हैं, बेशुमार ज़ख्मी हुए हैं। और जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं उन्होंने जाकर उन ज़ख्मियों की इयादत की है। और ये यानी असल में बात यह है कि पुलिस वालों के पास तो असला नहीं होता, और वो तो उनके पास डंडे होते हैं। और ये जो पुलिस वाले यानी शहीद हुए हैं, ये टारगेट हुए हैं, ये कैसे हुए हैं? क्या इनको ज़दोकोप किया गया है? क्या गोली का निशाना बने हैं? तो ये हमें तफसील मालूम करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो है हमारे पुलिस तर्जमान साजिद कैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डीआईजी पंजाब पुलिस साजिद कैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पुलिस के तर्जमान हैं। जी कैनी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम वालेकुम। कैनी साहब ये बताइए कि पुलिस के कितने जवान जो हैं और अफसर जो हैं वो शहीद हुए हैं और कितने जख्मी हुए हैं जी चंद रोज के दौरान? जी, ये जो अफसोसनाक वाक़या ये पिछले दिनों का एहतजाज है, इसमें हमारे 6 अभी तक शहीद हैं और 520 जख्मी हैं। इसमें से कुछ लोग अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद है जिनका इलाज चल रहा है। तो ये कैसे निशाना बने हैं? इन पर इन गोलियां चलाई गई हैं या इन पे तशद्दुद किया गया है? यानी ये कैसे, यानी क्या हुआ क्या है? जी ये सब कुछ ही है जैसे आप फर्ज कर रहे हैं। इसमें इन पे अपना जो हमारा जो शहीद है उसमें से फायर आर्म की गोली के साथ भी शहादत है। इसके अलावा ब्रूटल इंजरीज हैं, हेड इंजरीज हैं, इसके अलावा ब्रूटल टॉर्चर भी है, और साथ में लोहे के रॉड और डंडे भी इस्तेमाल किए गए हैं। और ये सारा जो एक टॉर्चर में कोई भी चीज इस्तेमाल आपके जहन में आएगी, लॉ एंड ऑर्डर के दौरान ये प्रोटेस्टर्स वायलेंट ज्यादा होके करते हैं तो किया गया है। हर तरह की इनकी चोटें, इवन जो जख्मी हमारे हैं उनको भी फायर आर्म इंजरीज हैं। कुछ लोग तो ठीक होके अपने घरों को जा चुके हैं, कुछ लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। इनका पोस्टमार्टम किया गया है शोहदा का? जी बिल्कुल, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है एफआईआर की भी और इनका शहीद के डिक्लेरेशन के लिए भी, तो पोस्टमार्टम बिल्कुल उनके किए गए। क्या सीसीटीवी फुटेज भी कोई मौजूद है या कैमरे उन्होंने कोई महफूज किए हैं वो मनाजर? जी कुछ फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं जो कुछ जगह पे किसी भी जैसे शॉप का या किसी और चीज का कैमरा है, प्लस कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में जो फुटेजेस बनाई होती हैं वो तो हैं, लेकिन जनरली चूंकि जैसे जो इलाके में जहाँ पे हुआ था, जैसे लाहौर तो सेफ सिटी के थ्रू कवर्ड है, तो यहाँ की चीजें तो ज्यादातर कैमरे में मौजूद होती हैं, लेकिन बाकी जगहों पे उस तरह से कैमरा सिस्टम नहीं है। बट एक चीजों के हवाले से जितना सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए वो पुलिस के पास मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन इसको मजीद उसको बेहतर कर रही है। नहीं तो आपके ख्याल में आप उन लोगों तक पहुंच सकेंगे जिन्होंने इनको निशाना बनाया, इनको ज़दोकोप किया या इनको गोली जो इनके खिलाफ चलाई? जी बिल्कुल, आप खुद समझते हैं कि जो रियासत की सिविल पावर है उसको पुलिस रिप्रेजेंट करती है, और बिल्कुल उसके ऊपर जो भी इस तरह से करेगा उस तक पहुंचना जरूरी भी है। और इसके अलावा शहीद जो है, शहीद के उसके वर्सा के अलावा मैं भी उसका वारिस हूँ, आप भी उसके वारिस है, सारा मुआशरा और मुल्क उसका वारिस होता है।
उसके जो उसके कातिल हैं उन तक पहुंचना बिल्कुल जरूरी है, और ये स्पेशल टीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं। हम इंशाल्लाह बिल्कुल उन तक पहुंचेंगे। यानी ये आप तहकीक बंद नहीं करेंगे, तफ्तीश जो है? जी, तफ्तीश तो देखें आप, एक शहीद हुआ है, उसने अपने जो उसकी फर्ज की अदायगी के दौरान जान दी है, इससे बड़ा तो कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ ये कौमी फरीजा है बिल्कुल कि जिन लोगों ने इस तरह गोलियां चलाई हैं, ज़दोकोप किया है, उनको उन तक पहुंचा जाए और कानून उनको गिरफ्त में ले। ये हम सबका कौमी फरीजा है। लेकिन ये बताइए आप कि पुलिस जो थी उसके भी कोई टारगेट किया है लोगों को, और कोई लोग ऐसे हैं जो पुलिस की वजह से जहां बहक हो गए हों उनकी गोलियों से? क्या पुलिस के पास कोई गोलियां थी, बंदूकें थी? नहीं, ऐसे है कि देखें हमारे 6 शहीद और 520 जख्मी हैं, तो आप इससे कुछ अंदाजा कर सकते हैं कि पुलिस ने जितना मैक्सिमम रिस्ट्रेंट अप्लाई करके आप लॉ एंड ऑर्डर किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं वो करने की कोशिश की है, और इसी वजह से इतने शहीद भी हैं और इतने जख्मी भी हैं। बाकी दूसरी तरफ से हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, और अगर वो कोई आएगी तो उसको भी देखेंगे, क्योंकि जब ये इंसिडेंट एक हो जाता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अपना जो है प्रोसीजर सारे उसको अडॉप्ट किया जाता है और सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। ठीक, तो आप ये देखें कि ये जो यानी बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो अगर आप पुलिस के पास असला नहीं होता तो और सिर्फ डंडों से वो मुसल्लह होती है, तो फिर कैसे ये मॉब्स का सामना कर सकेगी? इस पर कोई पॉलिसी असर नवाजा करने की ज़रूरत नहीं है? जी, ये दुनिया सारी में जो यूज ऑफ फोर्स के हवाले से, जो प्रोटेस्ट के हवाले से उसकी पॉलिसी होती है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। हमारे भी कानून और पॉलिसीज मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसमें पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के दौरान कोई मसले बने तो उसकी वजह से पुलिस एहतियात करती है, लेकिन कवानीन और पॉलिसीज मौजूद है। अभी इसके ऊपर सारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अच्छे सीनियर लेवल पे एक बड़े ग्रुप के कमेटी के थ्रू इस पे बिल्कुल हो रही है, और इसका हम बिल्कुल लाएमल आगे के लिए बनाएंगे। क्योंकि एक तो नॉर्मल प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल प्रोटेस्टर्स हैं, जो एहतजाज डेली बेसिस पे रोजाना पूरे मुल्क में हो रहे हो, उसमें ये कुछ नहीं होता कि पुलिस के ऊपर इतना ब्रूटली चार्ज किया जाए। ठीक है, तो जब इस तरह से पुलिस के ऊपर सर आखिर में शोहदा के लिए क्या महकमा कर रहा है और जो जख्मी उनके लिए क्या किया जा रहा है? बस शोहदा पैकेज जो है महकमा उनको दिया होगा। जी, शुदा के लिए ये पंजाब गवर्नमेंट का एक पैकेज मौजूद है जिसमें उसको लमसम अमाउंट मिलता है, उनको एक घर मिलता है, उनके बच्चों को फैमिली या बच्चों में से किसी एक को जॉब भी मिलती है, और वो अपनी जो सैलरीज और बाकी बेनिफिट्स इसी तरह से लेते हैं जैसे कि एक जिंदा शख्स लेता है। इसी तरह जख्मियों के लिए भी एक पैकेज मौजूद है। साथ साथ आईजी पंजाब ने खुद भी विजिट किया और उनको जो डिपार्टमेंटल सपोर्ट जितनी भी इस टाइम पे हो सकती थी वो सारी इनको एजाज़ात भी मिलने चाहिए, और कौम का, सियासी रहनुमाओं का, मजहबी रहनुमाओं का, उलमा का फर्ज है उन घरों में जाएं, बिल्कुल उनसे ताज़ियत करें, बिल्कुल, और उनके साथ उनकी दिलजोई करें। ठीक है साजिद कियानी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दिलजोई करना हम सब का फ़र्ज़ है, हम सभी वारिस हैं। बड़ी ठीक बात की साजिद कियानी साहब ने। शामी साहब, वलायतनामा आखिर में, वलायतनामा जो है हमारे दोस्त ताहिर जमील नौरानी साहब, ये लंदन में होते हैं। अच्छा, 1976 में लंदन गए थे, जैसे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब वो भी 1976 में गए थे। ठीक, और गवर्नर साहब तो फिर गवर्नर बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए, खाली हाथ गए थे, फिर हाथ भरकर वापस आए। और ताहिर जमील नौरानी साहब वहाँ इंटरप्रेटर हैं, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, दानिश्वर हैं, कॉलम लिखते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी एक अपना मुकाम रखते हैं, और यहाँ उनके कॉलम छपते हैं। उनका मजमुआ वलायतनामा, अच्छा, उनकी किताब छपी है, और उससे पाकिस्तान जो है उससे उनकी मोहब्बत आश्कार होती है। और उसकी तकरीब हुई गवर्नर हाउस में, और गवर्नर चौधरी सरवर साहब जो हैं उन्होंने उसके अंदर वो मेहमान खसूसी थे। तो गवर्नर साहब तो तकरीबात वहीं मुनक़िद करते हैं, मेहमान खसूसी भी होते हैं, मेज़बान भी होते हैं, तकरीर भी हमें सुनते हैं उनकी, फिर उनसे चाय भी पीते हैं। अच्छा, तो बहरहाल ये एक बड़े पुरलुत्फ कॉलम है जो उन्होंने लिखे हैं। अच्छा, इससे पता चलता है कि वो दिल उनका जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, रहते तो बाहर हैं, दिल पाकिस्तान में होता है, और पाकिस्तान दिल में होता है। बिल्कुल। तो एक बड़ी पुरलुत्फ तकरीब हुई। हमारे सोहेल वड़ाई साहब थे, आसिफ भल्ली साहब थे, डॉक्टर शफीक जरदरी मेज़बान थे, इलाफ क्लब उसका मेज़बान था, अल्लामा अब्दुल आसिम इसके पब्लिशर हैं। अच्छा, तो बड़ा एक, और चौधरी रियाज साहब जो हैं, जो सियालकोट एयरपोर्ट के
यानी एक बानी मुबानी है। ठीक। और ये भी सियालकोट से इनका ताल्लुक अच्छा। है और एक फौजी अफसर के बेटे हैं। अच्छा। लेकिन किस्मत में बरतानिया जाके लिखा था और वहाँ माशाल्लाह खूब फले फूले माशाल्लाह और खिदमत कर रहे हैं। ठीक। लोगों की भी तर्जमानी के फर्ज अंजाम देते हैं। और सर और जो यहाँ से लोग जाते हैं हम भी देखेंगे, हम भी पढ़ेंगे वलायतनामा, इसमें क्या लिखा है उन्होंने। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खबर की दुनिया।